नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश। विकसित भारत की यात्रा में अन्नदाताओं, युवाओं और नारी शक्ति के योगदान को सराहा। देश की आर्थिक प्रगति और शानदार रक्षा क्षमता का किया उल्लेख। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान। धर्मेंद्र और वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण, मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा। इस साल सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मानित। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को दिए जाएगा कीर्ति चक्र। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के महाजश्न के लिए तैयार दिल्ली का कर्तव्य पथ। प्रगति से पराक्रम तक भारत के हर रंग की दिखेगी झलक। यूरोपीय संघ का नेतृत्व होगा महोत्सव में मुख्य अतिथि। सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने पूरी की व्यवस्था। दिल्ली पहुंचा यूरोपीय संघ का नेतृत्व। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो कोस्टा का हुआ भव्य स्वागत। मंगलवार को भारत ईयू शिखर बैठक में आर्थिक सहयोग सहित साझेदारी विस्तार पर रहेगी नजर। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस को भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की दिशा का अवलोकन करने का अवसर बताया है। उन्होंने संविधान को विश्व के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्य हमारे गणतंत्र की पहचान है। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्र एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने पर उन्होंने कहा कि ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं का सक्रिय और सशक्त होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र का एक शक्तिशाली आयाम है।
महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा के ध्वजवाहक हैं। भारत में स्टार्टअप्स की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय युवा उद्यमियों को जाता है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका होने की बात कही। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा के ध्वजवाहक है। मेरा युवा भारत या माय भारत टेक्नोलॉजी की सहायता से संचालित एक अनुभव आधारित शिक्षा व्यवस्था है। ये युवाओं को नेतृत्व और कौशल विकास सहित कई क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के साथ जोड़ती है। हमारे देश में स्टार्टअप की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को जाता है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर केंद्रित नीतियों और कार्यक्रम के बल पर देश के विकास को गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी। राष्ट्रपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में 4 लेबर कोड्स जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल कुल 131 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी। तो पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल कुल 131 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें 2 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। 113 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए
पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, बीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, हमारे देश के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी काबिलियत, लगन और सेवा हमारे समाज को और बेहतर बनाती है। ये सम्मान प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता की उस भावना को दर्शाता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद पद्म पुरस्कार विजेताओं में खुशी का माहौल है। वो अपने पुरस्कार के लिए अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। नमस्ते, मैं रघुवीर खेड़कर, लोक कलावन। आज मुझे पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी के 53 साल लोगों की सेवा की है, लोगों के दुख बांटे हैं, लोगों को हंसाया है, रुझाया है, लोगों को नचाया है और मैंने बहुत मेहनत की है ये जगह पे पहुंचने के लिए। मुझे अभी अभी दिल्ली से खबर मिला है, होम मिनिस्ट्री से, कि मेरा नाम पद्मश्री अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। ये खबर मेरे लिए एक सरप्राइज है, मुझे मालूम नहीं था किसने भेजा होगा, किसने रिकमेंड किया होगा। जिसने भी रिकमेंड किया होगा, मैं उन सबको, अरुणाचल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
I am so delighted to have been awarded with the Padma Shri Award by the Government of India. So it is a clear recognition of traditional Siddha medicine which I have been working with for the last 25 years to make milk, meat and eggs free from drug residues. I also emphasize that not only milk, meat and eggs, but also the dung and urine should be completely free from the drug residues, so that they are the major inputs for the natural and organic farming in India. मुझे तो इसका पहले से जानकारी नहीं था। आज ही 3 बजे मुझे जानकारी मिला और मैं भी फील्ड में गई थी। बधाई आने लगा, कभी फोन कट रहा है, कभी बात नहीं हुआ है, तो मुझे वहाँ से आना पड़ा कि क्या बात है। मुझे तो ज़्यादा करके खास करके मैं शिक्षा के काम की ही, शिक्षा के क्षेत्र में, और उसमें से शिक्षा में ज़्यादा करके 545 बहनें का साक्षरता बनाए, और आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में स्वच्छता में सबसे ज़्यादा इसका भी एक ही काम किए हैं। Government of India has recognized this work and its importance for public and the common people. Therefore, they have given me the Padma Shri Award, and I am very happy to receive this award. I am very grateful to the government for recognizing my work, and it also gives me much more enthusiasm to do lot more work in this field. Plus, the young researcher and students will also take some kind of information about my work and my recognition. नमस्कार, मैं कृष्णेंद्र मुखोपाध्याय, स्वर्गीय श्री हरिमाधव मुखोपाध्याय के पुत्र। मेरे पिताजी को पोस्थुमसली पद्मश्री अवार्ड में भूषित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज ये फॉर्मली अनाउंस्ड हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत ही आनंद, खुशी और गर्व का दिन है कि मेरे पिताजी का जो थिएटर में कंट्रीब्यूशन है उसका वो सेंट्रली रिकॉग्नाइज किया गया है। रिकॉग्निशन के लिए हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आभारी है। ये बहुत ही एक हमारे लिए खुशी, आनंद और गर्व का दिन है। We are grateful to the central government for this award, for this recognition to my father's work. जो पद्मश्री केंद्रीय सरकार से मिला, ये केंद्रीय सरकार को हम कृतज्ञता मेरा जनाता है और मोदी जी का हम नमन करता है। ये समाज के लिए जो किताब मैंने लिखा, ये समाज चेतना, समाज एक तो सेवा होगा। जो एक किताब पढ़ेगा उसको चेतना, बुद्धि में चेतना का विकास होगा। मैं पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको सिलेक्शन किया है मिनिस्ट्री से, उसके लिए उनको बहुत बहुत सारी धन्यवाद देना चाहती हूँ। Today, I feel proud myself because the government of India has chosen me for the Padma Shri Award. It is a fortunate day today. It is a remarkable day for me. During my lifetime, I started writing from 70s. This is 50 years, more than 50 years I am writing literary works involving the words in Koborok, also in Bengali. ये तो बहुत बड़ा, मेरे के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। हम सरकार और भारत सरकार का ये जो मेरे को ये पद्मश्री अवार्ड दिया, हम जैसे एक छोटा मोटा आदेश को ये सम्मान मिला तो बहुत बहुत आनंदित हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के माध्यम से घोषणा मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है कि पद्म पुरस्कार में और बैतूल के गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से मेरा नाम आया है। मैं इसका पूरा श्रेय बैतूल के आदिवासी जनजाति समाज और गंगा अवतरण अभियान के हजारों कार्यकर्ताओं को
देता हूं जिन्होंने इस अभियान को चला करके और आज इस स्थिति पर पहुंचा है कि सारे देश और दुनिया जो है और उसको आज खोज रही है कि ऐसा क्या काम किया है कि जिससे पुरस्कार मिला है। तो निश्चित रूप से हमारा जो काम है वो देश और दुनिया के माध्यम से इस पुरस्कार के माध्यम से जाएगा ताकि दुनिया इस पर्यावरण और जल संरक्षण और समाज सेवा के काम का अनुसरण कर सके। मेरा जीवन का जो सफर था वो पूरा, मानो मेरी तमन्ना जो थी वो पूर्ण हुई। अब मेरे कोई तमन्ना नहीं है। मेरा लक्ष्य यही था कि एक बार ऐसा बन जाए कि हमारी इस कला को भारत सरकार प्रोत्साहन दे। वो पूरा हुआ तो मेरे को तो भूल गया। I'm very happy to know that I am selected for Padma Shri Award. This award I would like to dedicate it to the people who supported me since more than 40 years in developing hemophilia care services. And hemophilia being a low volume, high cost disorder, awareness is very low. And this award also has enabled us to take up the awareness about the disorder among the public. आज इस सम्मान के अवसर पर मैं स्वयं को अत्यंत विनम्र और कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरे जीवन की साधना का सम्मान है, लेकिन मैं इसे केवल अपना नहीं मानता। यह उन सभी लोगों का सम्मान है जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे मैंने सीखा और जिनके लिए मैंने कार्य किया। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सोमवार को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। पिछले साल जून में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय थे। उन्होंने ये यात्रा एक्सियोम 4 मिशन के तहत की। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट के रूप में करियर की शुरुआत की। उन्हें सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 सहित विभिन्न विमानों को कुल करीब 2000 घंटे तक उड़ाने का अनुभव है। रक्षा मंत्रालय ने भी वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करने की मंजूरी दी, जिनमें से 6 को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त होंगे। इस वर्ष 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, 1 बार 2 सेना मेडल वीरता और 44 सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन वीरता पुरस्कारों में से 6 मरणोपरांत दिए गए हैं। ये पुरस्कार उन सैनिकों की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने के लिए हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपनी जान की आहुति दी। ये पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता, समर्पण और उच्चतम स्तर की पेशेवर योग्यता को सम्मानित करने के रूप में दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने इस कदम के जरिए इन वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस और कर्तव्यपरायणता की सराहना की है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों और दर्शकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसे लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही समारोह की सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जो विदेशी मेहमान और तमाम राज्यों से जो भी विशेष
अतिथि यहाँ आएंगे उनका खास ध्यान रखा गया है और ऐसे मौके पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। जो भी पैदल यहाँ पर दर्शक आएंगे देखने के लिए इस परेड को और साथ ही साथ जो भी गाड़ियों से यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पर पूरा का पूरा जो जांच है वो 3 लेयर सिक्योरिटी में किया जाएगा। 10,000 दिल्ली पुलिस के जवान साथ ही साथ अर्धसैनिक बल और विभिन्न टुकड़ियां इसमें शामिल हैं जो सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना करके रखेंगी। ज़मीन से लेकर आसमान तक तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। स्नाइपर्स को तमाम हाई राइज बिल्डिंग पर जो है वो रखा गया है। निश्चित ही कल जो रिपब्लिक डे है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एनएफ फोर्सेस तैनात की गई हैं। लगभग 10,000 के लगभग पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। काफ़ी उनकी 10 से ज़्यादा रिहर्सल और पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी उनकी हो चुकी है। कुछ स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको एनफोर्स भी किया जाएगा। जैसे 3 लेयर से ज़्यादा फिजिकल चेकिंग का प्रावधान भी रखा है और सॉफ्ट चेकिंग का भी हमने मोर देन 4 लेयर का प्रावधान रखा। अलग अलग जगह पिकेट, बस बैरिकेडिंग, सारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है जिसके तहत डिप्लॉयमेंट और ब्रीफिंग, पॉइंट वाइज डिप्लॉयमेंट, इवन कंटिजेंसी में वर्क, ये सब बताया गया है और सभी का रिहर्सल भी हम एनएफ कर चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और 30 इनके कंट्रोल रूम जो है इस एरिया के आसपास नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है विशेष तौर पर लगाए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले की मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इस गणतंत्र दिवस को जो भी लोग यहाँ देखने आए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देखें और इसमें शामिल हो सकें। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव के लिए तैयार है और कर्तव्य पथ पर सजे इस राष्ट्रीय पर्व में दुनिया की निगाहें एक बार फिर नई दिल्ली पर टिकी हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस केवल सांस्कृतिक गौरव का उत्सव नहीं बल्कि भारत की वैश्विक भूमि का सशक्त प्रतीक बन रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को नई ऊंचाई देने के संकेत हैं। 27 जनवरी को प्रस्तावित भारत EU शिखर सम्मेलन से पहले यह दौरा रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। भारत अपने 77वें गणतंत्र दिवस उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे यादगार बनाने के लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हो रहा है। भारत हर साल किसी खास हस्ती को गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर बुलाता है। इस वर्ष यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। उर्सुला वॉन डेर लेयेन पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं। रविवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ये दौरा 27 जनवरी को होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और प्रवासन एवं गतिशीलता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ये समझौता अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। दोनों पक्ष इस समझौते को अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता, मदर ऑफ ऑल डील्स करार दे रहे हैं। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है। वर्ष 2024-25 में भारत EU के बीच वस्तुओं का व्यापार 136 अरब डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात में EU की 17% हिस्सेदारी है। EU देशों को भारत का निर्यात करीब 76 अरब डॉलर है। वहीं EU से भारत का आयात लगभग 60 अरब डॉलर है। ऐसे में भारत EU FTA दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। जहां एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ बाजार है, तो वहीं 27 यूरोपीय देशों के बड़े और स्थिर बाजार तक मिल रही पहुंच भारतीय उद्योगों के लिए फायदे का सौदा रहेगा। इससे दवाओं, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल्स, पुर्जों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत के निर्यात में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी 28 जनवरी को दिल्ली में होने वाली एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार प्रधानमंत्री रैली में एनसीसी की 2 झांकियां देखी जा सकेंगी। क्या खास होगा इन झांकियों में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना।
एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में 2 झांकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली झांकी होगी ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो कैडेट्स का योगदान है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। इस झांकी में दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से सार्जेंट प्रताप सिंह, अशोक चक्र, भारत पाक युद्ध 1965 परम वीरता की मिसाल को यहां दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1965 में एनसीसी कैडेटों की किस तरह की भूमिका रही थी वो दिखाने का प्रयास किया गया है। ब्लैकआउट एंड सायरन प्रोटोकॉल्स दिखाने का यहाँ खास तौर पर प्रयास किया है। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के कैडेट हैं जो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दिखाया है आकाश पर सजग निगरानी, अस्पतालों में कार्यरत कैडेट्स, रक्तदान शिविर जम्मू, एनसीसी राहत शिविर बारामूला, हर आपदा में अग्रणी, राष्ट्र का गौरव, नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ सक्रिय भागीदारी। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह से 75,000 से ज़्यादा एनसीसी कैडेटों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा अगर दूसरी झांकी की बात की जाए तो वाइब्रेंट विलेज, सीमावर्ती गांव, राष्ट्र की शान, नारी सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, नया सवेरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पुनीत सागर अभियान, राष्ट्रीय एकता, मिलेट्स जागरूकता, नई रोशनी, हरित ऊर्जा अभियान, एक जिला एक उत्पाद और इको पर्यटन को दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आयुष्मान भारत, स्वच्छता अभियान, युवा आपदा मित्र, सीमा दर्शन, तमाम चीज़ें दिखाने के प्रयास किया गया है। उत्तराखंड निदेशालय के कैडेट इस झांकी पर देखे जा सकते हैं। क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ अंडर ऑफिसर सलोनी रावत। हमारी उत्तराखंड की झांकी में हम दिखा रहे हैं आगे हमारे नारी सशक्तिकरण को दिखाया जा रहा है और एक पेड़ माँ के नाम को भी दिखाया जा रहा है। इसमें साथ ही हमारे कैडेट्स कुछ योगा को भी दर्शा रहे हैं एंड आगे उधर के साइड हमारी झांकी में कुछ कैडेट जो है स्वच्छता को दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर झांकियां यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ये प्रधानमंत्री रैली के अंदर कैडेट अपना एक अलग संदेश देंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और कर्तव्य भवन के निर्माण में योगदान देने वाले करीब 400 श्रमिकों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने इन श्रमिकों से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो गणतंत्र दिवस कभी सरकारी कार्यक्रम होता था, अब इसमें आम जन भागीदारी हो, आम लोग इसमें आएँ। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे देश का श्रमिक, मेरे देश में पसीना बहाने वाले लोग और कर्तव्य भवन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसे श्रमिक भी गणतंत्र दिवस की परेड पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठेंगे। उनको भी गर्व महसूस होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हम लोगों को वीआईपी पास मिला है, जो कि इंडिया गेट परेड देखने का, और उन्हीं के उसमें ये हमको अच्छा लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आमंत्रित किया। इतने छोटे छोटे वर्करों को इतनी हाई लेवल में आके उन सभी से आके मिल रहे हैं, उनकी पहचान बना रहे हैं। हमारे प्रति बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों ने हमें इस गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए देश भर से चुनकर आई लखपति दीदियां भी दिल्ली पहुंची हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से पहले लखपति दीदियों ने समृद्ध दीदी समृद्ध राष्ट्र कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा की लखपति दीदियों से ये खास बातचीत।
तो मेरे गांव में 70 समूह मैंने बना रखे हैं, लेकिन कुछ दीदियां छूट रही हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करूंगी और रोजगार से भी जोड़ूंगी, उनको भी लखपति बनाऊंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, जो चमत्कार हुआ है, वो NRLM की तरफ से हुआ। और मैं मेरे गाँव की पहली महिला हूँ जो घूंघट में रहती थी, आज इतने बड़े प्लेटफार्म पे आई हूँ। इसलिए मैं अपने मोदी जी को, अपने माननीय इनको मंत्री जी को और आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का विशेष धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है, जो महिलाएं आज आगे बाहर आ रही हैं और बोल भी रही हैं। मैं माननीय आजीविका मिशन जो चला, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी साहब ने जो चला है, उससे हमारे पहले जो हमारे गांव में महिलाओं को अत्याचार होता था, लिंग भेदभाव होता था और कभी भी कोई भी गरीब घर में अकेला रोता था, मगर आजीविका मिशन चलाने से अब हर दीदी आजीविका मिशन से जुड़े और अपने घर का खुद भरण पोषण करके अपना परिवार को सुखी बना के लखपति दीदी बन चुके। बहुत हम थी सौभाग्य से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और वहाँ गणतंत्र दिवस मनाएंगे और यहाँ से जाकर वहाँ हम महिला लोग को सतरी को हम आगे बढ़ाएंगे, खुद को बढ़ाएंगे और समाज को भी बढ़ाएंगे। समूह का नाम श्री गणेश आजीविका स्वयं सहायता है, जिसमें मैं बैंक सखी का काम करती हूँ। मैंने 61 लाख का CCL करवाया हैगा, सभी दीदियों को रोजगार से दिलवाया है। मैं भारत सरकार को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। महिलाएं जो हैं उनमें उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस में कल शामिल भी होंगी और लखपति दीदियां हैं, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था, उसी लक्ष्य की तरफ लगातार देश कैसे अग्रसर हो रहा है, इसी की एक बानगी आपने यहाँ से देखी। कैमरामैन अनिकेत के साथ अंकित मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाले डेफ खिलाड़ियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार है जब डेफ खिलाड़ियों को इस राष्ट्रीय पर्व पर न्योता दिया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन खिलाड़ियों से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार और मनीषा ने। 77वां गणतंत्र दिवस डेफ खिलाड़ियों के लिए काफ़ी यादगार होने वाला है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए खास न्योता मिला है। आइए इन खिलाड़ियों से बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अहम है ये मौका इन खिलाड़ियों के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, गणतंत्र दिवस हमें देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाया गया है। हमें बहुत खुशी है कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ और भी ऐसे बधिर खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला था, लेकिन हम आया में इसकी बहुत खुशी है। मुझे एट होम रिसेप्शन पे भी इन्विटेशन आई है, भारत से स्पेशली इन्विटेशन आई है, वो भी घर में आई है मम्मा के सामने। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पहली बार मुझे ऐसा इन्विटेशन मिला जो इतना स्पेशल फील होगी, जो मैंने इतना इंडिया के इतने लोगों के लिए मैं खुशी कर पाऊँ। नमस्ते, मुझे गणतंत्र दिवस में शामिल होने का पहली बार मौका मिल रहा है और हमारे 77 साल हो गए हैं। बधिर लोगों को पहली बार खिलाड़ियों को बुलाया गया है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। हम हमेशा से और खिलाड़ियों को देखते थे और लोगों को देखते थे, वो गणतंत्र दिवस में जाते थे, बट ये हमारा पहला मौका है कि हमें इसमें शामिल होने को मिल रहा है। जब पहली बार मुझे पता लगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 2022 में ब्राज़ील में डेफलिम्पिक्स में गया था, वहाँ पे मुझे मोदी जी से मिलने का मौका मिला था और इस बार हम गणतंत्र दिवस में आए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो ये थे वो खिलाड़ी जिनको गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होने का खास न्योता मिला है। ये पहली बार है कि डेफ खिलाड़ियों को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने का मौका मिला। ये बड़ी बात है इन खिलाड़ियों के लिए और उस सरकार के लिए भी, जो कि हर मौके पर इन खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर चलती है। मेरी सहयोगी मनीषा और कैमरा पर्सन अजीत के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस खबर को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वाकई में 77वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थावला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में एक खेत से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस ने यहां से 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है, जो 187 कट्टों में छुपा कर रखा गया था। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान मौके से डेटोनेटर और फ्यूज वायर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने
सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अवैध खनन से जुड़े लोगों को विस्फोटक सप्लाई करता था। एसपी मृदुल कच्छावा के मुताबिक मामले की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को भी दे दी गई है और वो भी जांच में शामिल होंगी। फिलहाल पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। कार्रवाई में एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारत जैसे विशालतम, सबसे पुराने और जीवंत लोकतंत्र के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर खुशी जताई है और महिलाओं को विशेष बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं ने विभिन्न चुनावों में भारी मतदान के जरिए हमारे गणतंत्र को और शक्तिशाली बनाया है। वहीं इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को भारत के लोकतंत्र का महोत्सव बताया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2026 को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के मतदाताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन कोई सामान्य मतदाता दिवस नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करने का दिन है। भारत में लोकतंत्र को और अधिक सहभागी, पारदर्शी और तकनीकी सक्षम बनाने के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, उनमें डिजिटल मतदाता सेवाएं, ऑनलाइन पंजीकरण, प्रवासी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध, ये सभी कदम इस सोच को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने SIR जैसी प्रक्रिया को अपनाया ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR की शुरुआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई 2 पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा मतदाताओं को एपिड कार्ड दिए और चुनावी प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने और नवाचार को अपनाने वाले अधिकारियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। बिहार असेंबली चुनाव हुआ वर्ष 2025 में, उसमें मैं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट और साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं नोडल पदाधिकारी था। इनोवेटिव वोटर अवेयरनेस की श्रेणी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज नेशनल वोटर डे के अवसर पर प्रस्तुत किया गया। इस बार 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए थीम मेरा भारत मेरा वोट थी, जबकि टैगलाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक रखी गई। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के लोकतंत्र की जननी बताया।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत प्रशंसनीय है। कैमरामैन मोंटी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी RLS वॉस ने मतदाता सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मतदाता सुविधाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर अहम संदेश भी दिया गया। लद्दाख के कारगिल जिले में कड़कड़ाती ठंड के बीच बियामेथांग स्थित आइस हॉकी ग्राउंड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में LAHDC कारगिल के अध्यक्ष और CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार विशिष्ट अतिथि। इस अवसर पर CEC क्लब और DC क्लब के बीच प्रदर्शनी आइस हॉकी मैच खेला गया, जिसमें CEC क्लब विजयी रहा। स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता के अलावा रणथाग थिएटर ग्रुप ने मतदाता जागरूकता पर नाटक भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर डॉक्टर अखून ने कहा कि पिछले संसदीय चुनाव में कारगिल में 74% से अधिक मतदान हुआ, जो लोकतंत्र में जनता के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने BLO के प्रयासों की सराहना की और नए मतदाताओं से जिम्मेदारीपूर्ण मतदान करने का आग्रह किया। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला आयुक्त ने मतदाताओं को शपथ दिलाई और मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में फरवरी के महीने में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह समिट देश की उपलब्धियों को महसूस करने और सेलिब्रेट करने का अवसर होगा। ऐसा ही एक और अवसर आ रहा है। अगले महीने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन AI की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगले महीने मन की बात में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को खास कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भजन क्लबिंग के साथ साथ युवाओं को खास संदेश दिया है। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी अब भजनों को भी एंजॉय कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम प्रदूषण जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मोदी जी ने जो अपना मन की बात का एपिसोड 130वां जो एपिसोड हमारे बीच में किया, तो अच्छा ये लगा कि युवा होने के नाते जहां उन्होंने स्टार्टअप को युवाओं से जोड़ा है, वहीं उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि ना केवल क्वांटिटी पे बल्कि एक अच्छी क्वालिटी पे, जिस पे ना केवल पूरा देश बल्कि हम विदेशों में भी जाके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। मन की बात के माध्यम से किस तरह से छोटे छोटे गांवों में हमारी नदियां जो किस तरह साफ रहे और किस तरह से हमारे जो स्टार्टअप उन्होंने योजना करी जिससे युवा आगे बढ़ रहा है हमारा, और इसी तरह से जैसे हमारे स्वस्थ वातावरण, नए पर्यावरण हमारा साफ रहे, हम सरकार के साथ में हम जनता किस तरह से सहयोग कर सके, इस तरह का उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री जी ने जो चंदकी गांव गुजरात की बात करी वो शानदार था। आज तमसा नदी आजमगढ़ की बात करी वो शानदार था। युवा किस तरह से भजन कीर्तन में रुचि ले रहे हैं, शानदार था। युवा किस तरह से स्टार्टअप को लेकर उन्होंने प्रोत्साहित किया, वो शानदार था। मलेशिया और भारत के लोग जुड़ के किस तरह से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब पर्यावरण की बात करी, स्वच्छता की बात करी, हर विषय पे बात करी। मोदी जी मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को और दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसी भी देश की मजबूती के लिए दो चीजें अहम होती हैं, जिस विषय को मोदी जी ने आज लिया है। एक तो देश की संस्कृति के ऊपर और एक प्रकृति के ऊपर। और संस्कृति और प्रकृति अगर दोनों मजबूत हैं तो देश की मजबूती होती है।
इसके मामले में मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। कैमरामैन विमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमेरिकी सेना के सचिव डैनियल पी ड्रिस्कॉल ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से रविवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, वैश्विक शांति और नई दिल्ली वॉशिंगटन के बीच सैन्य संबंधों की मजबूती पर गहन चर्चा की। भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय ने रविवार को एक्स पर पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक मार्क टली का 25 जनवरी को निधन हो गया। उन्होंने 90 साल की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क टली के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखा। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि पत्रकारिता की एक महान हस्ती सर मार्क टली के निधन से दुखी हूं। भारत और हमारे देश के लोगों के साथ उनका जुड़ाव उनके कामों में झलकता था। उनकी रिपोर्टिंग और जानकारियों ने सार्वजनिक चर्चा पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। उनके परिवार, दोस्तों और कई प्रशंसकों के प्रति संवेदना। भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड द्वारा मिले 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव 57 रन बनाकर नाबाद रहे। ईशान किशन ने 27 रन बनाए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। मैच में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में जेवोन कॉनवे को अपना शिकार बनाया। वो 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम एक के बाद एक 9 विकेट गंवा चुकी थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में रविवार का दिन रोमांच से भरपूर रहा। पुरुष आइस हॉकी के कांस्य पदक मैच में लद्दाख ने आईटीबीपी को 3-2 से हराकर पदक पर कब्जा जमा लिया। वहीं महिला वर्ग में आईटीबीपी ने लद्दाख को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। लद्दाख की पुरुष आइस हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आईटीबीपी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद जो दर्शक कल मायूस नजर आ रहे थे, आज उसी जीत ने पूरे स्टेडियम को उत्साह और जोश से भर दिया। लेह में बर्फीले मैदान पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का रोमांच जारी है। आज खेले गए आइस हॉकी के कांस्य पदक मैच में लद्दाख ने आईटीबीपी को 3-2 से हराकर पदक पर कब्जा जमा लिया। चंडीगढ़ के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली हार के बाद घरेलू दर्शकों ने अपनी टीम का पूरे जोश के साथ समर्थन किया और टीम ने शानदार वापसी की। वहीं महिला आइस हॉकी फाइनल में आईटीबीपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए लद्दाख को एक्स्ट्रा टाइम में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। लद्दाख ने मैच के दौरान बढ़त बनाए हुए रखा था, लेकिन आखिरी क्षणों में आईबीपी ने बराबरी का गोल दागकर मैच को एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा दिया, जहां जीत हासिल कर टीम ने पिछले साल फाइनल में मिली हार का हिसाब बराबर कर दिया। मुकाबले के दौरान 5000 दर्शकों की क्षमता वाला एनडीए स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा रहा, जो इस क्षेत्र में विंटर स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ते जुनून को दर्शाता है। पुरुषों की स्पीड स्केटिंग के 1000 मीटर लॉन्ग ट्रैक फाइनल में श्रीवास्तव एस राय ने गुपुक झील पर स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु के अविलशीत विजय विश्वंत ने रजत और सेल्वा कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं तेलंगाना की नैनाश्री तलूरी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार चौथे वर्ष स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अंतिम दिन होने वाले महिला 1000 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पर्धा में भी वे स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार बनी हुई हैं। पदक तालिका में अंतिम दिन से पहले हरियाणा शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि मेजबान यूटी लद्दाख दूसरे और तेलंगाना तीसरे पायदान पर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आखिरी दिन पुरुष आइस हॉकी फाइनल मुकाबले के पहले चंडीगढ़ की टीम लद्दाख में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मेजबान और प्रबल दावेदार लद्दाख को 3-2 से हराकर चंडीगढ़ की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत ने न सिर्फ हजारों स्थानीय दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ये भी साबित किया कि मैदान से आने वाले खिलाड़ी अपनी इनलाइन हॉकी तकनीक का आइस रिंग पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।